आदरणीय नामवर जी, त्रिपाठी जी, केदार जी, हनफी साहब, अशोक जी, खरहे साहब, कांति शर्मा जी, रविंद्र जी, मित्रों, मैं मुख्तसर से भी मुख्तसर इसलिए बोलूँगा कि मैं बोलना भी चाहूँ तो गला मुझे बोलने नहीं देगा, कुछ बेहतर तबीयत नहीं है, गले में कष्ट मेरे। अफसुर्दगी सोख्ता जाना है कहर मीर, दामन को टुक हिला के बुझी है दिलों की आग। मीर ने जो कहा है इस शेर में कि बुझी है दिलों की आग, जिस दौर से, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जो एक राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य सिनेरियो हमारे आसपास बन रहा है और बड़ी उग्रता के साथ बनता जा रहा है, ऐसे हालात में हमारी संवेदनाओं की आग को बुझाने के सामान हर तरफ हम जा बजा देख ही रहे हैं। तो इन हालात में शानी जैसे जो रचनाकार, कलाकार की रचनाओं का जो मूल्य और महत्व अपने आप बढ़ जाता है। और क्योंकि शानी की रचनाएं 1950 से लेकर और जब तक वो हयात रहे और जब तक वो लिखते रहे 1993 तक, इस रचनावली पर काम करते वक्त वो रचनाएं भी जो उनकी किताबों में नहीं हैं वो भी मैंने तलाश की और कुछ मैं भी संग्रह करता रहा था अपने पास। तो मैंने महसूस किया कि 1950 से 55 का जो दौर था वो एक उनका एक निर्मिति की प्रक्रिया का वो दौर था। और बाकायदा जो अशोक जी बैठे हुए हैं, इनकी मदद से वो चीज़ मुझे मालूम भी हुई कि एक ही वर्ष में भैरव जी द्वारा संपादित कहानी और अशोक जी जब मेरा ख्याल से सागर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, उस वक्त समवेत पत्रिका प्रकाशित वो करते थे। तो अपनी अपनी राह कहानी आई इस समवेत में, और यहाँ जो जली हुई रस्सी कहानी आई कहानी में। तो वहाँ से लेकर और करीब बाद में 40 वर्ष का जो उनका लेखन है, मैं ये बात पूरे एहतिमाद के साथ और अपने तजुर्बे से हासिल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उनकी जो रचनाएं हैं वो जो दिलों की आग बुझाई जा रही है उसे हवा देने का काम करते हैं, जिसकी कि आज सख्त ज़रूरत है। जिस तरह से एक सांप्रदायिक फासीवाद अपने लिए एक अनुकूल फिजा बना रहा है और दिलों में बहुत ही मीठे तरीके से जो प्रवेश करता जा रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि हम सांप्रदायिक नहीं हैं पर हम होते जा रहे हैं, और हमको लगता है कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन व्यवहार में हमारे कुछ और परिलक्षित होता है। तो इतनी बारीकी के साथ जो समाज में और हमारे दिलों में जो एक जहर उतर रहा है, उस जहर का सामना हम शानी जैसे रचनाकारों की रचनाओं से कर सकते हैं। मैं जब शानी को मैंने पढ़ा तो मुझे अरुण कमल की कविता बहुत बार बार याद आई। नए इलाके में संग्रह में उनकी एक बड़ी छोटी सी कविता है, संविधान का अंतिम संशोधन। संसद के संयुक्त अधिवेशन ने ध्वनिमत से एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार अब से हर सिक्के में सिर्फ एक पहलू होगा। इस प्रकार सहस्त्रों वर्षों से चला आ रहा अन्याय समाप्त हुआ। तो मित्रों, ये जो दौर है, ये जो सहस्त्रों वर्षों से जो अन्याय चला आ रहा है, बहुलवाद का, आस्थाओं की बहुलता, संस्कारों की बहुलता, विचारों की बहुलता, वेशभूषा की बहुलता, भाषा की बहुलता, इन तमाम बहुलताओं को खत्म करके एक ही पहलू पर जो जोर दिया जा रहा है, ऐसे में शानी की रचनाएं, चाहे वो उनकी तमाम मैं सिर्फ मुस्लिम जीवन तक महदूद कहानियों की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक बात की तरफ फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रचनाकार को लेकर जो फैसले हैं वो उसकी रचनाओं के स्रोत को लेकर, मुझे रामविलास जी की बातें बहुत अच्छी लगती है कि आप उसकी जो
व्यक्त प्रकट या वक्तव्य के रूप में पेश की गई विचारधारा पर बाद में जाइए। पहले ये तलाश कीजिए कि रचनाकार की सामग्री के स्रोत कहाँ हैं। मैंने जैसा कि एक बहुत मामूली कारी, एक बहुत मामूली पाठक के नाते जो मैंने महसूस किया, तो शानी की रचनाओं के जो स्रोत हैं मुफलिसी में हैं, गुर्बत में हैं। यूं ही नहीं, शानी फिराक के उस मिसरे को जितनी भी मुलाकातें मेरी अपनी हुई 1973 से लेकर 95 के बीच में, वो हर वक्त कहते थे कि जान की यार, ना मुफलिसी हो तो कितनी हसीन है दुनिया। और इस बात को एक जगह उन्होंने लिखा भी है अपने किसी गद्य में। तो ना मुफलिसी हो तो वो, मुझे वो नज्म याद आती। देख उसके मिसरे कितने सुंदर हैं, वो कैसे फिराक ने इस मिसरे का इस्तेमाल किया है। शुआए माह ने मेहर ने यूं उनको चूम चूम लिया, नदी के बीच कुमुदनी के फूल खिल उठे, ना मुफलिसी हो तो आधी रात, ना मुफलिसी हो तो कितनी हसीन है दुनिया। तो ये जो चीज है वो लगातार जो है मिसरा कहते थे कि मुझे ये मिसरे सोने नहीं देते, तंग करते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। आप काला जल पर बहुत पहलुओं से बात हो सकती है। मैं तो जहां से काला जल खुल रहा है, जो छोटी फूफी 2 जून की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर सकती, खुदा ने उसे देखो कैसे इस लायक बनाया कि वो फातिहा की रस्म के लिए इतना सारा इंतजाम रात भर में कैसे करे। तो 2 जून की रोटी पर नजरशानी की है। नंगे कहानी ले लीजिए आप, क्या गुर्बत इसे कहते हैं कि पेट ढको तो पीठ उभर जाती है और पीठ ढको तो पेट उभर जाता है। तो शानी की वे कहानियां भी, चाहे वे इमारत गिराने वाले क्यों ना हो, चाहे वो एक नाव की यात्री कहानी क्यों ना हो, वहां पर एक ना एक जो पार्श्व है, एक ना एक वहां जो पहलू और जो कोना है, वह गुर्बत का और वह गरीबी का जरूर छुपा हुआ है। तो शानी इसीलिए अभी जो साक्षात्कार में आपने सुना कि सच कहो झूठ क्यों, एक एक लफ्ज पर मैंने ये देखा, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने शानी की तमाम रचनाओं की हस्तलिखित जो उनकी पांडुलिपियां हैं वो अब भी मैंने फिरोज मियाँ को नहीं लौटाई हैं, वो मेरे पास अब भी हैं। सबसे मैं गुजरा हूं, लौटा दीजिएगा, इरादा नहीं है। तो मैंने ये देखा कि कविता की तरह वो शख्स काम करता था, कविता की तरह। मैंने कामायनी की जयशंकर प्रसाद की हस्तलिखित पांडुलिपि पढ़ी है वो, और रतन शंकर प्रसाद जी एक बार आए थे तो उनके पास मैंने देखी थी। तो शानी काला जल में आप देखिए, कहानियां जो हम देख रहे हैं उनके ड्राफ्ट पहले के आप देखिए, कविता की तरह एक एक कहानी पर वो शख्स काम करता था।